करती हूँ। ये प्रोडक्ट है जो आपने चूज की, मैंने आपसे पूछा इसका कीवर्ड क्या है। इस प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है, आपने क्या वर्ड लिख के ये प्रोडक्ट ढूंढी है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या था, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट नहीं, मुझे प्रोडक्ट के कीवर्ड से कंसर्न है। मुझे तभी नजर आएगा ना उसका कंपटीशन क्या है। तो कीवर्ड क्या था? हंटिंग नाइफ। ठीक हो गया, HUNTING, हंटिंग नाइफ। इसको हमने सर्च किया और ये देखिए, इसका तो 10,000 रिजल्ट आ रहा है। आपने इसका रिजल्ट 3,000 कैसे निकाला था? चैट बॉक्स में बताया मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप मुझे वहीं पे भेजेंगी। जो व्हाट्सएप है आप मुझे व्हाट्सएप पे ही भेजेंगी। चलें, इस प्रॉब्लम को तो हम बाद में सॉल्व करते हैं। मेरे सामने, ठीक है, इसके ऊपर 10,000 रिजल्ट आ रहा है। आपके आपको यहाँ पे 3,000 कैसे आया? आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं समझ आई। आप मुझे दोबारा पिक्चर जो है ना वो फिर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं वहां से देखूंगी कि आपने ये चीज इस तरीके से कैसे की है, ठीक है? लेकिन यहाँ नहीं आ रहा ना, यहाँ नहीं आ रहा। आपने डिलीवर टू पाकिस्तान किया था? अच्छा, आपने डिलीवर टू पाकिस्तान भी नहीं किया होगा, या आपने डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं किया था ना? डिलीवर टू पाकिस्तान किया था, फिर न्यूयॉर्क किया था। चलो हम यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख लेते हैं, ताकि ये भी एक कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि भाई न्यूयॉर्क में मैंने शायद नहीं किया। 10,000 ही है मेरे पास। मेरे पास हंटिंग नाइफ का जो रिजल्ट है वो 10,000 ही है। आप ये देखो ना डियर, आपका हंटिंग नाइफ जो लिखा हुआ है उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपने टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, यहाँ ऑल नहीं है। यहाँ पर ऑल होना चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर आपके पास, आपने कोई एक कैटेगरी फिक्स नहीं करनी, यहाँ हमेशा ऑल होना चाहिए। ऑल करके सर्च करो, क्या रिजल्ट आता है? आप जब इसको करोगी तो आपको पता चलेगा कि ये 10,000 आ रहा है। सो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहीं पे रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि आपने उसका जो है ऑल ही नहीं किया हुआ था। यू हैव टू चूज इट ऑल द टाइम। यू हैव टू चूज चेंज इट टू न्यूयॉर्क ऑल द टाइम, देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ कि अब आपकी प्रोडक्ट को अगर मैं वैसे ओपन करूं, जो भी कोई आपकी प्रोडक्ट थी, आई डोंट नो, मैं यहाँ से वैसे देखती हूँ कि कौन सी थी। शायद ये हो। ये जो भी कोई प्रोडक्ट थी आपने ओपन की थी प्रोडक्ट, उसके अंदर वेरिएशंस थी बहुत ज्यादा। ठीक है। वेरिएशंस, वेरिएशंस समझती हैं आपके वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर साइज, कलर, मटेरियल, ठीक है, या इस तरह की कोई भी जो चीज है ना वो चेंज होनी, अगर चेंज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वेरिएशन है। ठीक है, मैं आपको आपकी ही एक इसके अंदर से एक एग्जांपल देती हूँ। आपको स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है? ये देखें, ये जो आपने प्रोडक्ट ढूंढी है, इस प्रोडक्ट में आपको नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, यानी इस एक चाकू की 7 डिफरेंट टाइप्स हैं। आप देखो जब मैं इधर आती हूँ तो वो बताता है कि कलर A D2 स्टील, बी यानी कि कलर है ये डिफरेंट है जिसका उसको कोड दिया हुआ है बी, इसका कलर जो है वो है सी, इसका D E F N G। ठीक है, यानी कि उन्होंने 7 डिफरेंट किस्म के जो चाकू हैं वो बनाए हुए हैं, और 7 डिफरेंट किस्म के नाइफ का मतलब है 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे आप जब बाजार जाती हो, यू जस्ट गो फॉर द शर्ट। ठीक है, जब आप शर्ट बाय करती हो तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। फिर उसके अंदर फर्दर क्या होता है, ब्लैक शर्ट के भी 4 टाइप्स हैं, रेड शर्ट की भी 4 टाइप्स हैं, यानी 4 साइजेस हैं, उसके बाद ब्लू की भी 4 हैं। सो इन अदर वर्ड्स ये सारी की सारी वेरिएशंस मिलके एक प्रोडक्ट नहीं बनती, वो प्रोडक्ट शर्ट नहीं रहती, बल्कि वो ब्लू शर्ट इन स्मॉल साइज एक प्रोडक्ट है, रेड शर्ट इन ब्लू सॉरी रेड शर्ट इन स्मॉल साइज सेकंड प्रोडक्ट है। आपको एक प्रोडक्ट बनवाने में जितने पैसे लगेंगे, दूसरी प्रोडक्ट बनवाने में भी उतने ही पैसे लगेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? काइंडली मुझे बताइए। ठीक है, तो आपने जब भी प्रोडक्ट सर्च करनी है तो आपने वेरिएशंस अवॉइड करनी है। वेरिएशन अगर बहुत भी हो तो दो हो, दो यानी कि मैक्सिमम 2 वेरिएशंस हो, 2 वेरिएशन से ज्यादा ना हो, यानी 2 कलर्स हो सकते हैं, सपोज करो 2 साइजेस हो सकते हैं, 2 मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा 3 के ऊपर यहाँ पर आपकी वेरिएशंस यहाँ शो होती हैं। ठीक है, यहाँ नहीं जानी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगी तो आपको आइडिया होगा। ये प्रोडक्ट साथ मैंने इसको ओपन करके देखा है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की देखो कितनी वेरिएशंस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। आप पढ़ रही हो प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल का मतलब होता है प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लगा के सेल करना। और हम प्रोडक्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना से बनवाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान से प्रोडक्ट को हम बाहर नहीं बेचते, वो हमारे लिए बहुत महंगा होता है, और हमारे मुल्क के कानून भी बहुत अजीब हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। यहाँ तो आपका कस्टम ड्यूटीज में, एक्साइज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपका कोई बंदा मौजूद हो, लाइक के कोई कांटेक्ट मौजूद हो जो आपको हेल्प आउट करे। अदरवाइज आप जो, या फिर आप फैक्ट्री के ऑनर हो, आप फैक्ट्री के ऑनर हैं और आपके ताल्लुकात हैं, और माल को आप पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भिजवा सकते हैं, आप गारंटी खुद दें, तो फिर तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन अगर आप कुछ छोटा मोटा काम कारोबार कर रहे हैं और आपके ताल्लुकात भी नहीं है, और आप सोचें कि मैं अमेजोन पे अपनी बनाई हुई चीज बेचना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं है। हमने वो चीज नहीं बेचनी जो हमारे पास होती है, हमें वो चीज बेचनी होती है जो कि लोगों को चाहिए होती है, जिसकी डिमांड होती है। आप, मुझे लगता है कि नाइफ प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करती रही हो, इसीलिए आपको उसकी सेल्स भी नहीं मिल रही थी, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो बहुत कम बिकती है। ये शौक की प्रोडक्ट है, शौक की प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा नहीं बिकती। हंटिंग नाइफ एक शौक है कि लोग उसको एज अ गिफ्ट लेते हैं, या एज अ मतलब कि किसी ओकेजन के लिए बाय करते हैं, व्हेन दे गो फॉर हंटिंग। ठीक है, देयर लग्जरी और देयर प्लेयर। लेकिन इसके ऑपोजिट किचन नाइफ जो है वो एक नीड है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो चाहे आप अभी भी बाद में सर्च करके देखना। लेकिन नाइफ से हट के और चीजों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाउ मेनी अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल। ठीक है, कैटेगरी सेम रखनी है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, गार्डन एंड आउटडोर। लेकिन आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करोगी तो आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक होगा, ब्रेक होंगी, और आपको फर्दर चीजें उसमें नजर आएंगी। यहाँ पे भी होम एंड किचन है ना, मैंने ये आपकी प्रोडक्ट ओपन की है तो आपकी प्रोडक्ट होम एंड किचन के अंदर चली गई है, यहाँ पे हमेशा ऑल होना चाहिए, जो अभी आपसे मिस्टेक भी हुई थी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चले जाते हैं, टास्क की तरफ। आपने वेरिएशन वाली बात लाजमी नोट करनी है। ठीक है, कंपटीशन चेक हो गया था, डिमांड चेक हो गई थी जंगल स्काउट से, प्रॉफिटेबिलिटी का मैंने आपको कल कैलकुलेटर ओपन करके दिया था, और मैंने उसके ऊपर आपको कहा था कि मैं आपको कल बताऊंगी फर्दर कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर क्या होता है।
ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि हमने करना है Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए और Amazon FBA कैलकुलेटर Amazon सेलर सेंट्रल। इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद कंटिन्यू एज गेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, एस्टिमेट इन बल्क, डिफाइन प्रोडक्ट, सर्च Amazon कैटलॉग। ठीक है। डिफाइन प्रोडक्ट हम तब करेंगे जब हम लोगों के पास हमारी अपनी जाती प्रोडक्ट होगी जो हमने बनवा ली होगी, उसका हम यहाँ पे स्टोर नेम डालेंगे और जो भी उसकी मेजरमेंट है, जो उसके पैकेज की मेजरमेंट्स हैं, जो यूनिट है यानी कि वेट क्या है आपकी प्रोडक्ट का, वो पैकेज की डायमेंशंस मतलब जिस बॉक्स में आपने उसको पैक किया है प्रोडक्ट को, उस बॉक्स की डायमेंशंस ये आपको आपका सप्लायर बताएगा, यानी कि वो इंसान जो आपकी प्रोडक्ट बनाएगा। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, कि आपकी इंचीज के अंदर आपने सारा कुछ मेजर करना है या सेंटीमीटर्स में। अगर आप इंचीज करोगी तो ये सारे इंचीज में चले जाएंगे, और अगर आप इसको सीएम यानी सेंटीमीटर करोगे तो ये सेंटीमीटर में रहेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट करोगी, वो तो आपको पता ही है कि आप होम एंड किचन की प्रोडक्ट है या किचन एंड डाइनिंग की है, किस चीज की है, ज्वेलरी है, पेट सप्लाईज जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट जो भी कोई होगी। और आइटम का जो प्राइस आपने रखनी है वो, कि भाई मेरी प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा सपोज करें $27 में, तो आपने 27 कर दिया। शिपिंग चार्जेस होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपने यहाँ डाला और एस्टिमेट कर लिया। ये सब हम तब करेंगे जब हमारे पास अपनी प्रोडक्ट बन के आ गई होगी, वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जब तक हमारे पास अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, तब तक हमने सर्च Amazon कैटलॉग पे क्लिक करना है। यहाँ स्टोर का जो कंट्री है वो चूज करना है, और यहाँ उसका एसिन डालना था, ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है सिंक रोल ओवर, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, सपोज करें कि जी मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ आपको ये नजर भी आ रहा होगा, देखें इसके भी तीन साइजेस हैं, 1, 2 एंड 3। ऐसी प्रोडक्ट जिसके सिर्फ दो साइजेस हों वो आपको अलाउ है, ठीक है। तीन वाली चीज आपने काउंट नहीं करनी। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट लेने लगी हूँ, ये रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने एसिन कॉपी किया, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ से Ctrl+C, और मैंने इसको जाके यहाँ डाल दिया Ctrl+V, और मैंने इसको कर दिया सर्च। उसने मुझे दिखा दिया कि तुम ये वाली प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा हाँ जी, आपने उसको कर दिया सेलेक्ट। अगर ये उसको ग्लिच हो गया था इसलिए उसने मुझे दो दिखा दी, उसमें से मैंने जो मेरी थी मैंने सेलेक्ट कर दी। समटाइम्स एक जो आपकी सिंगल प्रोडक्ट जो भी आप ढूंढ रहे हो वही आती है। यही प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोडक्ट पॉइंटर पूरा करने की कोशिश, कि भाई प्रोडक्ट पॉइंटर में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, मैं उसको सर्च आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं भी सेल करती हूँ तो एक प्रोडक्ट अगर सेल होती है तो मुझे कितने ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट होगा एक प्रोडक्ट के पीछे। मैंने कल कहा आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक प्रोडक्ट के पीछे $30 से $40 आपको प्रॉफिट आना चाहिए, परसेंट में 30% to 40%। अब वो ही हम कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। अब ये आपके पास मैंने कहा था कल बताऊंगी, ये टू फुलफिलमेंट्स हैं, Amazon फुलफिलमेंट एंड योर फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखें आपने ये प्रोडक्ट बनवा तो ली, एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपकी प्रोडक्ट चाइना में बन गई है और चाइना से अमेरिका तक ये प्रोडक्ट आ गई। चाइना से अमेरिका तक जब ये प्रोडक्ट आती है तो उसके बीच में वो हवाई जहाज से आ रही है या बहरी जहाज से आ रही है, वाया सी है या वाया एयर है, ये सब चीजें उसकी शिपिंग चार्जेस कहलाते हैं। यानी प्रोडक्ट को जहां बनी है वहां से उठाकर Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो चार्जेस हैं वो शिपिंग चार्जेस कहलाते हैं, शिपमेंट चार्जेस भी उसको कहते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि Amazon के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट जाएगी, मतलब कि Amazon के अपने वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, Amazon वेयर हाउस। और Amazon के वेयर हाउस का मतलब होता है कि Amazon कहता है सेलर्स को कि अपनी प्रोडक्ट्स को मेरे पास भेज दो, वो ऐसे आपकी प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये देखिए उसका वेयर हाउस,
ये सब लोगों की प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगी हुई है, एक एक रैक उनको दिया हुआ है, जो भी उनकी कोई प्रोडक्ट है, ये सारा एरिया amazon ने कवर किया हुआ है। जिस जिस मुल्क के अंदर amazon मौजूद है एज अ अलाउड कंट्री, उस कंट्री के अंदर amazon के वेयर हाउसेज मौजूद हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका के अंदर amazon के वेयर हाउसेज मौजूद हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो इसके वेयर हाउस में यहाँ पर रख देते हैं। आप चाइना से बनवाकर अमेरिका के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को भेज देते हो, वो यहाँ स्टोर कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर आता है, कोई आया उसने आके इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो ये प्रोडक्ट आपने अपने पास नहीं रखी हुई, ये amazon के पास पड़ी है। amazon फटाफट आपकी प्रोडक्ट को यहाँ से पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका हो रैक, तहरीम का यहाँ पे है भाई रैक, तो ऑर्डर आया तहरीम को, तो उन्हें पता चल जाता है एल्गोरिदम में, तो वो कहते हैं तहरीम का ऑर्डर आया, फलां जगह पे भेजना है। फटाफट से प्रोडक्ट उठा के उसको ऐसे अपने बॉक्स के अंदर वो पैक करते हैं और उसको शिप कर देते हैं, यानी उसको भिजवा देते हैं खरीदार के घर पे, शॉपर के घर पे। ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट को शॉपर के घर पे भिजवाते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी प्रोडक्ट को पिक करना, आपके रैक में से प्रोडक्ट को पिक करना, उसको पैक करना और उसको शिप करना, पिक, पैक और शिप, ये तीनों चीजें अगर amazon करता है आपके लिए यानी सेलर के लिए, तो इसको कहते हैं FBA। FBA, फुलफिलमेंट बाय amazon। फुलफिलमेंट बाय amazon, क्या कहते हैं इसको, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। वेरी गुड। और अगर आप ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट बनवाते हैं चाइना से और उसको अपने घर पे रख लेते हैं, जैसे आमतौर पे लोग करते हैं, अपने ही घर में रख ली, अपने गोदाम में रख ली, छत पे रख ली, कहीं पे भी रख ली, तो उस केस में आपको जब ऑर्डर आता है तो आप खुद ही अपनी प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसको पैक करते हैं और उसको शिप करते हैं। तो ये जो पिक पैक और शिप अगर आप खुद करते हैं, यानी सेलर इज पिक, पैक एंड शिप, ठीक है, seller is doing this task of pick pack and ship, this is basically called FBM। FBM, fulfillment by merchant, FBM, fulfillment by merchant, ठीक है। या फिर MFN, MFN मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, MFN या FBM, ज्यादातर FBM की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बट कहीं कहीं पे MFN मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क की भी टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है। सो आपने ये योर फुलफिलमेंट का मतलब है MFN या फिर FBM, तो उसको आपने कैंसिल कर देना है, क्योंकि हम कभी भी ना किसी को सजेस्ट करते हैं और ना हम कभी किसी को कहते हैं कि वो खुद ये फुलफिलमेंट करे। इसकी वजह ये है कि amazon डजंट लाइक इट। amazon असल में अपने लोगों की, अपने क्लाइंट्स की बहुत केयर करता है। amazon बिल्कुल पसंद नहीं करता कि वो ऐसे बिना देखे चीजें करे, मतलब ये कि वो कहता है कि इट्स बेटर आप मेरे पास भेजो, मैं तसल्ली से उसको अपने पास रखूं, मैं उसको पिक पैक और शिप करूं, मुझे भी आइडिया हो क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, लाइक मोर क्रेडिबिलिटी। अगर वो एफबीएम करने से मना नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि एफबीएम करने से कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं, वो भी ठीक है, पीपल डू, लोग करते हैं, बट प्रेफरेंस होती है। जो प्रेफरेंस कैटेगरी होती है उसके अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एफबीए नहीं करें बल्कि एफबीएम करें। यहाँ आपको जो है वो FBA लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने वो योर फुलफिलमेंट को कैंसिल कर दिया, अब बच गया amazon फुलफिलमेंट मतलब FBA। ये पूरे का पूरा एक बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर जो है आपके पास उसने ऑलरेडी सेल्स प्राइस लिखी हुई है। सेल्स प्राइस का मतलब क्या होता है,
सेल्स प्राइस का मतलब होता है बेसिकली कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपने कितने की बेचनी है। ठीक है, ये आप अगर इसके ऊपर क्लिक भी करोगे ना, मत क्लिक नहीं करो, कर्सर लेकर आओ, तो लिखा हुआ है प्राइस चार्ज टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, कितने की बेचनी है। अब ये देखो यहाँ 22.98 लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो सेलर है ये प्रोडक्ट इतने की बेच रहा है। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हमने $1 या कुछ सेंट्स कम करके बेचने हैं। इसकी वजह ये है कि हम जब एज अ न्यू सेलर काम स्टार्ट करते हैं तो भाई हमें तो कोई जानता नहीं। तो यो कहते हैं ना कि जब आपको कोई जानता नहीं तो फिर आप स्टार्ट में अपनी थोड़ी सी फीस कम कर लो, अपने पैसे यानी कि जो आपने चार्ज करने हैं प्रोडक्ट की प्राइस के वो कम कर लो। तो यहाँ पर 2298 तो इसने इसलिए लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की प्राइस है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने खुद कैलकुलेट करना है ना। सो what we are going to do, we are going to write it like 22। ठीक है, पूरा 22 कर लेते हैं, 98 सेंट्स छोड़ देते हैं, यानी तकरीबन $1 कम हो गया। ठीक है, यहाँ फिर आप ऐसा कर लो 21.98 कर लो। ठीक है, पूरा $1 कम कर लो। अच्छा, ये आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और नजर आ रही हैं। ठीक है, उसमें आती है पहली टर्मिनोलॉजी amazon फीस। ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट, amazon फीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट होती हैं जिन्हें आप amazon की फीसिस भी कह सकते हो। ये तीनों आपको जुबानी नाम आने चाहिए, amazon फीस, स्टोरेज कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट। amazon फीस का मतलब ये है कि amazon आपके लिए क्लाइंट लेकर आता है, ऐसा ही है। मतलब ये तो किसी ने amazon ओपन किया हुआ है ना, लेकिन सेल तो आपको आ रही है। तो ये जो आपको क्लाइंट amazon के थ्रू मिल रहे हैं उसके लिए रेफरेंस फीस होती है। ठीक है, जैसे कमीशन आप समझ लो, वो रेफरेंस फीस को, ठीक है, रेफरेंस फीस को amazon फीस भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस फीस को amazon फीस कहते हैं, वो फीस जो amazon चार्ज करता है सेलर से टू ब्रिंग कस्टमर्स टू हिज और हर लिस्टिंग। इस लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर लाने के पैसे जो चार्ज होते हैं दैट इज कॉल्ड amazon फीस या फिर amazon रेफरल फीस। पहले इसका नाम रेफरल फीस था पुराने कैलकुलेटर में, नया कैलकुलेटर ये अभी आया महीना पहले। तो ये $4.29 है। ये आप कहोगे ये कैसे आई है, तो ये ऑटोमेटिक है, ये आपने काउंट नहीं करनी। जैसे ही आप amazon को प्रोडक्ट का वेट बताते हो, ठीक है, जैसे ही आप amazon को प्रोडक्ट की डायमेंशंस बताते हो, जैसे ही आप amazon को बताते हो कि प्रोडक्ट ये है, वो खुद ब खुद इस कैलकुलेटर में आपको कॉस्ट बता देता है कि भाई मैं इतनी फीस लूंगा। फुलफिलमेंट फीस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, FBA करने की वजह से amazon जो फीस आपसे लेता है कि आप FBA करोगे, पिक पैक और शिप मैं करूंगा, तो ये फीस है जो आपने मुझे देनी है, दैट इज कॉल्ड FBA फीस या फिर फुलफिलमेंट कॉस्ट। ये भी amazon खुद ही कैलकुलेट करेगा कि ये प्रोडक्ट को मैं अपने पास रखने की और रखने के बाद उसको पिक पैक और शिप करने की फीस ये लूंगा। स्टोरेज फीस, ये आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट है जो amazon ले रहा है कि भाई मेरे वेयर हाउस में रखी हुई है ना, तो मैं तुमसे ये कॉस्ट लूंगा इस एक प्रोडक्ट की। जैसे ये देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ सपोज करें कि आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ आपकी जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है अगर वो ये वाली प्रोडक्ट है जो ये, तो उसने कहा कि मैं $0.04 लूंगा अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट यहाँ रखने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज फीस, स्टोर करने की फीस। ठीक है, उसके बाद ये मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये वही है, स्टोरेज फीस को ही कह रहा है, स्टोरेज फीस को दूसरी जुबान में उसने बोल दिया स्टोरेज कॉस्ट, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट एक प्रोडक्ट को रखने का ये चार्ज करूंगा 0.01, जो यहाँ पे है और यहाँ पे भी था। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहते हैं प्रोडक्ट को,
ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स स्टोर, प्रोडक्ट को जो मतलब वो कहना चाह रहा है कि कितन ये जो तुम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये तुम कितने यूनिट्स के लिए कर रहे हो। तो हम एक ही यूनिट के लिए कर, एक यूनिट मतलब सिंगल प्रोडक्ट, हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट के लिए अभी सारा कुछ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये एक प्रोडक्ट अगर हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, उस एक प्रोडक्ट की हम इतनी प्राइस रखेंगे जो हमने लेनी है लोगों से, ये फीसिस है जो अमेजोन हमसे लेगा। तो इसलिए यहाँ एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, मतलब कि हम अभी बात कर रहे हैं एक यूनिट स्टोर करने की, इसलिए इसके आगे हमने 1 लिखना है हमेशा। यहाँ पे 2 करोगे तो फिर ये 2 की कैलकुलेशंस करेगा, 2 प्रोडक्ट्स की, 3 की करोगे तो 3 की करेगा, वो आगे की बात है। तो अभी स्टार्ट में आप एक आइडिया लेना चाह रही हो, उस आइडिया के लिए आपने एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक हो गया। एस्टिमेटेड यूनिट्स सोल्ड, यानी वो कह रहा है कि आपकी क्या एस्टिमेशन है कि एक मंथ में आपके कितने यूनिट सोल्ड होने चाहिए। तो वो भी हम 1 ही रखेंगे कि भाई हम अभी फिलहाल सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक यूनिट के पीछे या एक प्रोडक्ट, यूनिट का मतलब ही प्रोडक्ट ही है, कि एक प्रोडक्ट के पीछे हमें क्या कितनी मतलब कैलकुलेशंस करनी है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने 1 ही लिखा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। उसके बाद वो फिर दोबारा वही बात कर रहा है कि अगर आप एक एक ही लिखोगे ना तो फिर मैंने आपसे ये कॉस्ट करनी है, ठीक है ना। हम कहेंगे हाँ ठीक है, हम एक की बात ही कर रहे थे। उसके बाद आप कहता है आपको कि अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस रखते हो तो आपका ये जो नेट मार्जिन है, मैंने आपको बोला था, ये यहाँ पे 50.27% है, जो कि 30 से 40 के बीच होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ 50 आ रहा है। द बिगर द बेटर, ठीक है, द मोर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा ये नेट मार्जिन। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऊपर आपको वो पैसों में भी बता रहा है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ये वाली 21.98 डॉलर की बेचोगे और अमेजोन को उसकी फीसिस वगैरह भी दे दोगे, तो आपको इस एक प्रोडक्ट को सेल करके पीछे 11 रुपए बचेंगे। अब आपको समझ आई कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब निकला, कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करती हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये इतने की बेचनी है, तो मुझे कितने पैसे बचते हैं एक प्रोडक्ट के पीछे। तो उसके लिए ये एक थोड़ा सा टफ सा कैलकुलेटर है, जो बाद में आपको हाथ पे जब आपके चढ़ गया तो दैट विल बी गुड। अब इसमें 2 चीजें, अदर कॉस्ट ये नहीं बताई मैंने, ठीक है। अदर कॉस्ट ये मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अभी आपके नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सिंग, प्रोडक्ट को सोर्स कराना, उसमें सिखाऊंगी। फिर हम इस कैलकुलेटर पे आकर एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशंस तब करेंगे, अभी ये आधी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ये देनी इसलिए जरूरी थी कि मैं आपको बता रही थी कि प्राइमरी क्राइटेरिया में कंपटीशन और डिमांड के अलावा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी होती है, और वो कैसे चेक करनी होती है वो मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है या सेकेंडरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स हैं, सेकेंडरी पीपी है, पीपी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट पॉइंटर्स। वो क्या है? वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हम कहीं ना कोई इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल निकाल लें। इसके बाद लीगल लिमिटेशन, सेकेंडरी क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट है लीगल लिमिटेशन, कि आप प्रोडक्ट की लीगल लिमिटेशंस चेक करो कि ये प्रोडक्ट जो है वो लीगली ठीक है, मैं इसे सेल कर सकता हूँ। amazon की टॉस यानी TOS, टर्म ऑफ सर्विस, amazon की टर्म्स ऑफ सर्विस पे ये पूरी उतरती है। और भी जिस कंट्री में सेल कर रहे हो उस या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें कोई कानूनी दाव पेच तो नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड लीगल लिमिटेशन। इज टू सोर्स इंपोर्ट एंड सेल, यानी कि आपका सोर्स करना, इंपोर्ट करना और सेल करना आसान होता जाए। यहाँ पर आपकी असाइनमेंट के अंदर एक चीज और ऐड हो गई है, और वो ये कि आपने अब क्या करना है, आपने चेकआउट करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसका वेट कितना होना चाहिए,
ठीक है, प्रोडक्ट का वेट मैंने आपको बता दिया 1 किलो या 2.3 होना चाहिए पाउंड्स। लेकिन उसका जो साइज है, प्रोडक्ट का साइज, उसको amazon की लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्ट टियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टियर। ठीक है, TIER। लोग इसको अक्सर टायर भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट टियर या प्रोडक्ट टायर, जो मर्जी आप कह लो, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का साइज क्या है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए या स्मॉल साइज की होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट कभी भी लार्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या एक्सेल, ठीक है, या डबल एक्सेल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी एक्सेल डबल एक्सेल नहीं वर्ड यूज करते, स्मॉल, स्टैंडर्ड और ओवर साइज वर्ड यूज होता है। ठीक है, कौन से 3 वर्ड्स यूज होते हैं? स्मॉल, स्टैंडर्ड एंड ओवर साइज टियर। प्रोडक्ट का टियर क्या है? स्मॉल, स्टैंडर्ड या ओवर साइज है। अब आपकी असाइनमेंट ये भी है कि आपने मुझे खुद से चेक करके बताना है कि स्मॉल, अगर किसी प्रोडक्ट का टियर है तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, अगर स्टैंडर्ड है तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, और अगर ओवर साइज है तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपको नजर आ रहा है मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर ये देखें, लेंथ इतनी है, विड्थ उन्होंने लिखा इतनी इंचीज है, आगे उन्होंने सेंटीमीटर में भी बताया हुआ है। ठीक है, इंचेस में बताया हुआ है और सेंटीमीटर्स में बताया हुआ है। आपने गूगल पे जाके लिखना है कि भाई प्रोडक्ट की जो भी कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, इसकी स्टैंडर्ड, स्मॉल और ओवर साइज की, इसके क्या डायमेंशंस होते हैं, वो आप वहां से जाके देखो। अब यहाँ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में अगर आ जाओ तो यहाँ प्रोडक्ट डायमेंशंस अक्सर मेंशन होती हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि 17.5 इंटू 13 इंटू 03 इंचज, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। लेंथ, विड्थ और तीसरी क्या चीज होगी? हाइट। ये मैंने आपके सामने पेज भी तो इधर स्क्रॉल इसीलिए किया था कि आपको नजर आ जाए। लेंथ, विड्थ, W लिखा हुआ है और ये देखो H लिखा हुआ है, हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये आपने जो है ना, ये जाके ये नीचे जो बताया हुआ है, ये बेसिकली ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो लेकिन आपने ये गूगल पे सर्च करना है, फिर मुझे ये मैसेज करना है कि भाई अच्छा ये चीज थी, ठीक है, ये इसका साइज है। और आपकी प्रोडक्ट कभी भी ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। उसको आपने जब ढूंढना है तो आपने साथ साथ उसका टीयर भी देखना करना है। ठीक है, कि टीयर ओवर साइज तो नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया सारा कुछ हमारे पास, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो गई हमारे पास और amazon फीसिस भी हो गई हमारे पास। और अच्छा, ये जो फीसिस वाली बात बता रही थी ना, सॉरी, इसके अंदर एक चीज और बतानी थी। जो आपके पास एडिशनल फीसिस होती है ना, जो सम टाइम्स कभी कभी स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं, इन नहीं है, इसके क्या मतलब इस बात का? ये जो प्रोडक्ट मैंने शो की हुई है ना, उन्होंने इसकी सिर्फ डायमेंशंस लिखी हुई हैं, मुझे नहीं पता ये स्टैंडर्ड है, ओवर साइज है या स्मॉल है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, गूगल पे सर्च करके जो स्टैंडर्ड, स्मॉल और ओवर साइज की डायमेंशंस है वो अपने पास सेव करो और मुझे भी भेजो। और फिर अपनी प्रोडक्ट को जब सर्च करोगी तो आपके सामने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जो साइज लिखा आ रहा होगा, उसको आपने अपने साइज से मैच करना है कि क्या ये स्मॉल है या ये स्टैंडर्ड है। ओहो, स्टैंडर्ड और स्मॉल ही तो स्टैंडर्ड है। बता तो रही हूँ डियर कि स्मॉल और आपका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड है वो स्मॉल हो या स्टैंडर्ड हो। मैं समझ गई हूँ आपकी बात कि आप कह रही हो वेट इतना होना चाहिए, वेट का स्टैंडर्ड ये है, सेल का स्टैंडर्ड ये है, 300 यूनिट सेल होने चाहिए। ठीक है,
मैं यही तो बता रही हूँ, गूगल करोगी आप, गूगल करोगी, गूगल पे जाओ, जाके लिखो amazon की प्रोडक्ट्स का स्मॉल और स्टैंडर्ड साइज क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, वहां पर आपको आर्टिकल मिलेगा, वहां जो भी कोई चीज होगी उसको आपने उसको लिख लेना है, और जब कभी आप अपनी प्रोडक्ट सर्च करोगी तो उसको उसके साथ कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एडिशनल फीसिस की बात कर रही थी कि एडिशनल फीस क्या होती है, कि बाज औकात आपकी इन्वेंट्री जो होती है ना वो मोर देन 365 डेज, यानी 1 साल से ज्यादा आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब जाहिर है अमेजोन तो आपको फीसिस चार्ज कर रहा है, वैसे तो भी कर ही रहा है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था 0.04 वो इस प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहा था जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। लेकिन अगर 365 दिन से ऊपर चला जाए, साल से ऊपर आपकी प्रोडक्ट चली गई है और पड़ी हुई है अभी तक, तो फिर अमेजोन आपको कुछ एडिशनल फीस चार्ज करेगा, जिसको आप कहते हो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस का मतलब होता है कि ये आपको 1 साल के बाद भी अगर आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है और सेल नहीं हो रही है, एक प्रोडक्ट है जो आपने रखी, उसको पूरा साल हो गया और साल के बाद अगले साल की पहले दिन वो आपको कहेगा कि अब आपने मुझे जो है फीस पे करनी है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। वो आपको तभी बताएगा आपकी प्रोडक्ट के साइज वेट के हिसाब से कि मैं इतने पैसे आपसे चार्ज करूंगा। ये हम अभी इसको प्री कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मंथली सेलर सेंट्रल अकाउंट की फीस होती है। मैंने आपको दिखाया था कि एक तो आपको पता है शॉपर अकाउंट है और एक अकाउंट है आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन सेलर सेंट्रल ये जो अकाउंट होता है ना, ये प्रोफेशनल और इंडिविजुअल दो तरह का होता है। इंडिविजुअल हम नहीं बनाते, इसकी वजह यह है कि हमने एज अ बिजनेस काम करना है और अमेजोन की बहुत सी ऐसी चीजों पे हमें एक्सेस नहीं मिलती जो कि हमें चाहिए होती है अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं। और इसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें आपको एक प्रोडक्ट सेल करने पर $1 एक्स्ट्रा देना होता है। तो इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 50 यूनिट सेल हुए हैं तो आपने $50 एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। अगर आपके 300 यूनिट सेल हुए हैं तो आपने 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा देने हैं, $300। तो ये एक बड़ा नुकसान वाला मामला है। उसके अपोजिट आपको प्रोफेशनल अकाउंट अगर बनाते हो तो उसके लिए आपकी मंथली सेलर सेंट्रल फीस होती है मंथली, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए वो होती है $40। यानी आप $40 अमेजोन को हर महीने दोगे ही दोगे, और चाहे आप 10,000 यूनिट सेल करो, अमेजोन को उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो इसलिए प्रोफेशनल अकाउंट ही बेहतर रहता है। और उसकी फीस होती है $39.99। $39.99, तकरीबन $40 बनते हैं। ये आपने अमेजोन को एज अ मंथली फीस ऑफ सेलर सेंट्रल अकाउंट देनी होती है अगर आप प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, यानी कंपनी वगैरह रजिस्टर करा के तो फिर बनाते हो। उसके बाद आपके पास आता है रिमूवल फीस फॉर इन्वेंट्री। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं अमेजोन पे काम लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो उनकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। तो फिर अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को वहां से उठाकर बाहर फेंक देता है, ठीक है। अब वो बाहर फेंकता है, ये जो भी करता है वो उसकी सरदर्द है, लेकिन वो जब आपकी इन्वेंट्री को वेयर हाउस से उठाता है और आपका अपना वेयर हाउस खाली करता है तो वो आपको कहता है कि मुझे एक रिमूवल फीस चाहिए। रिमूवल फीस चाहिए कि इन्वेंट्री को मैंने निकालना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे एक रिमूवल फीस चाहिए। तो उस रिमूवल फीस भी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, डायमेंशन, साइज और बाकी सारा कुछ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल फीसिस होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, एक रिमूवल फीस फॉर इन्वेंट्री, मंथली सेलर सेंट्रल फीस, ये 3 फीसिस हैं जो एडिशनल फीसिस में आती हैं। बाकी जो मैं आपको फीस पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, जो कि अमेजोन की फीस थी और अमेजोन की फीस और स्टोरेज फीस, ठीक है। और तीसरी कौन सी फीस थी? अमेजोन फीस, एक तो अमेजोन फीस थी जिसको रेफरल फीस भी कहा था, स्टोरेज फीस और फुलफिलमेंट फीस, ठीक है, एफबीए की वजह से जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है। जो अमेजोन फीस होती है जिसको मैंने आपको रेफरल फीस भी कहा था, ये यूजुअली 15% होती है, ठीक है। अमेजोन जो है
वो जो कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे लेकर आता है, जो मैंने आपको बताया रेफरल फीस या अमेजोन फीस, बेसिकली वो वाली जो फीस है दैट इज अप टू 15%। ज्यादातर एक प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन 15% तक वो आपको चार्ज कर रहा होता है, लेकिन वो हमें इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि वो कैलकुलेटर हमें खुद ही बता देता है कि ये फुलफिलमेंट फीस है, ये स्टोरेज फीस है, ये अमेजोन की फीस है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इतना काफी है कि और पढ़ना है? अभी आपने प्रोडक्ट नहीं हंट की, अब आपने मुझे प्रोडक्ट हंट करके देनी है और फिर उसके बाद हम अगली क्लास करेंगे। उससे पहले अब हम अगली क्लास नहीं करेंगे। आपने मुझे प्रोडक्ट हंट करके देनी है, और हंट करके देने के अलावा आज मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने साथ ही इसको टेस्ट के तौर पे तैयार करना है। मैंने आपसे नेक्स्ट क्लास में पहले टेस्ट लेना है, जो आप मुझे जुबानी देंगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगी, और उसके बाद आप जो है हम आगे चलेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। और साथ ही आप मुझे लिख ही देंगी, और तीसरा आपने मुझे प्रोडक्ट भी ढूंढ के देनी है। और अब मैंने आपको बता दिया, वेरिएशंस का ध्यान भी आपने खुद रखना है, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड को डालें और साथ ऑल लाजमी लिखें, अगली ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह के जितने छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो किसी एक जगह पे लिख के सामने रखें। प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशंस, ये भी अब आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि मैंने अब आपको ये भी बातें बता दी हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा एक सेकंड के लिए आप जरा खुद को अनम्यूट करो ताकि मैं आपसे सवाल पूछूं पिछले लेक्चर्स में से।